हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्टोरियन एज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले विक्टोरियन एज का पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, जिसमें हमने विक्टोरियन एज की जर्नल बैकग्राउंड देखी थी और विक्टोरियन एज के पोइट्री देखी थी। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं, पोइट्री के बारे में पढ़ा था, विक्टोरियन एज की पोइट्री के बारे में। तो आज का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज के ड्रामा के बारे में। विक्टोरियन एज का ड्रामा कैसा था? इन दिस एज ड्रामा डिड नॉट फ्लरिश। जैसे पहले बहुत ज़्यादा शेक्सपियर के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, तो विक्टोरियन एज में इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ था ड्रामा। रीज़न भी था। रीज़न क्या था? वो था लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। ये कारण था, क्योंकि इस एक्ट के कारण जो ड्रामाटिस्ट थे वो डरते थे, क्योंकि इस पे कंट्रोल हो गया था। कोई भी ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख सकता, ठीक है, सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता था। दैट्स वाई इस एक्ट की वजह से बहुत से ड्रामाटिस्ट ने तो लिखना छोड़ ही दिया था। ओके, बाय दिस एक्ट देयर वाज अ नो मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ड्रामा। तो इस एक्ट की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी थी ड्रामास के ऊपर। मगर ये जो ड्रामा पे जो ये एक्ट लगा था ना 1968 में, ये एंड भी कर दिया गया, ये भी मैं आपको बता दूं। तो डिक्लाइन ईयर ऑफ ड्रामा, डिक्लाइन ईयर माने जाते हैं ड्रामास के लिए वो 1737 टू 1968। ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये डिक्लाइन ईयर्स ऑफ ड्रामास कंसिडर किए जाते हैं, ये ईयर्स। ओके, तो ये यानी कि विक्टोरियन एज का तो आपको पता ही है, हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो टाइम ऑफ पीरियड है इसके बीच में ही चला जाता है, यानी कि इस एज में भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ था ड्रामा। और थॉमस विलियम रॉबर्टसन, जिनको टॉम रॉबर्टसन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कुछ ड्रामास लिखे थे, जैसे सोसाइटी 1865 में, कास्ट 1867, प्ले 1868, स्कूल 1869। He was the first playwright to insist on the stage setting of a room. तो ये फर्स्ट प्ले राइट थे, ऐसे ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने इंसिस्ट किया था, जोर दिया था स्टेज सेटिंग पे, जिसमें एक रूम की ही स्टेज सेटिंग होगी। ही मेक ड्रामा रियलिस्टिक, उन्होंने ड्रामास को रियलिस्टिक बनाया था। एंड कप एंड सोसर ड्रामास बना दिए थे, यानी कि जिसमें बिल्कुल ऐसी अटेंशन थी ना, जो ऑडियंस इतनी अटेंशन देती थी, यानी कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक डिटेल से ये रिप्रेजेंट करते थे, लिखते थे और परफॉर्म होते थे इनके ड्रामास। इसलिए इनके ड्रामास को कप एंड सॉसर ड्रामास बोला जाता है, थॉमस विलियम रॉबर्टसन के ड्रामास को। ओके, आगे हम बात करेंगे ड्रामाटिस्ट हेनरिक इब्सन 1828 टू 1906, ये उनका लाइफ स्पेन है। ओके, ही रोट ड्रामास फॉर अ नॉर्वेजियन सिटीजन। तो उन्होंने जो नॉर्वेन कंट्री है उस नॉर्वेजियन सिटीजन के लिए लिखे थे ड्रामास 1860s में। देन उनके जो प्लेज हैं, ड्रामास हैं, वो स्टेज किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं इंग्लैंड में 1880s में। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, अ डॉल्स हाउस, और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं ये इनके। हिज ड्रामास बिकम अ पॉपुलर, इनके ड्रामास बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, मगर साथ के साथ इनको क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। कारण क्या था? बिकॉज ही रिप्रेजेंट रियलिस्टिक एलिमेंट्स, उन्होंने रियलिस्टिक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए, पेश किए। उन्होंने वमेंस को फ्रीडम दी है अपने प्लेस में, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसीलिए वो उनको ये हजम नहीं होती कि वुमेन को इतनी फ्रीडम कैसे दे सकते हैं हम। तो इसीलिए उनके प्लेस को पॉपुलैरिटी भी मिलती है और एज वेल एज तो क्रिटिसाइज भी बहुत होती हैं उनके प्लेस। देन है ऑस्कर वाइल्ड 1854 टू 1900, ये उनका लाइफ स्पेन है। ही इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडी ड्रामा, वो कॉमेडी ड्रामा के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। वो अपनी कॉमेडी की वजह से अपना जो काम है ना,
काम, यानी कि किसी को सटायर करना, जो बात कहनी है ना कॉमिक वे में कह देते थे, यानी कि जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपने वर्क्स को सेंसरशिप से भी बचा लेते थे। उनके वर्क्स हैं अ वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस 1893। इस वर्क में उन्होंने इलिजिटिमेट बर्थ को रिप्रेजेंट किया है। और इनके वर्क्स हैं एन आइडल हस्बैंड, लेडी विंटरमेयर स्वैन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। दीज आर द वर्क्स बाय प्लेज बाय ऑस्कर वाइल्ड। सैलोम, सैलोम ये उनका जो वर्क है वो बिब्लिकल ट्रेजिडी के ऊपर बेस्ड है। 1891 to 92 में आता है ये वर्क, लिखा जाता है। ये जो वर्क है बैंड कर दिया गया था इंग्लैंड में, इवन थ्रू इट वाज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था चाहे, मगर फिर भी इसको इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था सैलोम, इस वर्क को जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। ऑस्कर वाइल्ड्स करियर्स एंड वाज ऑल्सो ट्रेजिक। उनका जो करियर का एंड था वो बहुत ही ट्रेजिक था। ही वॉज चार्ज विद होमोसेक्सुअलिटी के चार्ज में के केस में इनको चार्ज कर दिया जाता है। फॉर दिस ही वॉज पनिश्ड फॉर 2 years, जिसके लिए इनको 2 साल की सज़ा भी दी जाती है। अब हम बात करेंगे विक्टोरियन एज के नॉवेल्स के बारे में। बात की थी ना शुरू में, विक्टोरियन एज का जो फर्स्ट पार्ट है उसके शुरू में ही बता दिया था कि इस एज में नॉवेल्स डोमिनेट कर रहे थे अदर जॉनर्स को। नॉवेल्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, विक्टोरियन एज के नॉवल के बारे में। चार्ल्स डिकेंस 1812 to 1870 ये उनका लाइफ स्पेन है। तो ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हैं इस एज के, विक्टोरियन एज के। ये उनका फर्स्ट नॉवल है पिकविक पेपर, 1835 में आता है, और ये इनका फर्स्ट वर्क है। इसी फर्स्ट वर्क से, फर्स्ट नॉवल से इनको फेम मिल जाती है। सिर्फ 25 ईयर की एज में इनको फेम मिल जाती है। इस एज में, इस नॉवल में वो दिखाते हैं, सफरिंग दिखाते हैं किसकी, मिडिल क्लास की, लोअर क्लास की, उनकी डिपिक्शन करते हैं, यानी कि उनकी सफरिंग की डिपिक्शन करते हैं अपने इस नॉवल में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो सब कुछ अपने नॉवेल्स में ये दिखाते हैं। In his work we found humanitarianism and the tremendous zeal to reform। तो humanitarianism मतलब ये ह्यूमन को प्यार करते हैं, ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क्स में, और ये जो सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते हैं अपने वर्क्स के ज़रिए। चार्ल्स डिकेंस, इनके फेमस नॉवेल्स हैं मार्टिन कुज़लवेट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलबे, हार्ड टाइम्स, अ क्रिसमस कैरॉल, अ ब्लीक हाउस, और लीवर ट्विस्ट। These are the famous works by Charles Dickens। Okay? आगे बात करेंगे विलियम मैकबेथ थैकरे के बारे में। तो ये 1811 में बर्थ हुआ, 1863 में डेथ हुई। सोशल सटायरिस्ट एंड रियलिस्टिक हैं ये, सटायर लिखते थे ये, सटायरिकल नॉवेल्स लिखते थे, रियलिस्टिक वेज में रिप्रेजेंट करते थे। ही वांट टू रिफॉर्म सोसाइटी बाय हिज वर्क। वो सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आना चाहते थे अपने वर्क्स के थ्रू। उनके वर्क्स हैं वैनिटी फेयर, अ नॉवल विदाउट अ हीरो, जो इसका सब टाइटल है वैनिटी फेयर का, 1847 से 48 में लिखा गया। और ये जो टाइटल ऑफ दिस वर्क बॉर्ड फ्रॉम द फ्रेज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये एक वर्क है, उससे उसके जो फ्रेज है उसमें एक फ्रेज है इस वर्क में, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इस वर्क में फ्रेज है वैनिटी फेयर अ नॉवल विदाउट अ हीरो, उसी से ये इन्होंने टाइटल लिया है विलियम मैकबेथ थैकरे ने अपने इस नॉवल के लिए। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सटायरिकल। इनके जो ज़्यादातर वर्क्स हैं वो सटायरिकल हैं, सटायर करते हैं ये अपर क्लास की वैल्यू सिस्टम के ऊपर। अगर हम बात करें ये जो अलग अलग विलियम मैकबेथ थैकरे जो वो सटायरिकल नॉवेल्स लिखते थे, जॉर्ज इलियट ये मॉरल एंड फिलोसफिकल नॉवल लिखते थे, और चार्ल्स डिकेंस ह्यूमैनिटेरिज्म नॉवल लिखते थे। ये हमने विलियम मैकबेथ थैकरे के बारे में पढ़ा है, डिस्कस किया है, चार्ल्स डिकेंस के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज इलियट के बारे में। जॉर्ज इलियट लग रहा है कि ये कोई
मेल हैं, मगर नो, शी इज़ अ वुमेन नॉवलिस्ट। 1819 में बर्थ हुआ, 1880 में इनकी डेथ हुई। ये एक वुमेन नॉवलिस्ट हैं। इनका रियल नेम है मैरी एन एवांस, और इन्होंने पेन नेम यूज़ करती थी अपनी राइटिंग्स के लिए, जॉर्ज एलियट, क्योंकि जो उस समय पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, फीमेल को घटिया माना जाता था, उनको इन्फीरियर माना जाता था, तो इनके वर्क्स को भी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, जिस के कारण इन्होंने अपना जो नाम है वो जॉर्ज इलियट रखा। ओके, जिससे ऐसा लगे कोई मेल ने वर्क लिखा है। ऑल्सो इन स्टाइल, वो इस स्टाइल से लिखती थी कि जो रीडर है वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि एक मैन ने लिखा है, जब वुमेन नॉवलिस्ट का वर्क है। उनके फेमस वर्क हैं द मिल ऑन द फ्लोर्स, रोमोला, एडम बेड, डैनियल डेरोंडा। अब हम बात करेंगे विक्टोरियन एज की फेमस 3 नॉवलिस्ट जो ब्रॉन्टे सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं। तीनों सिस्टर हैं, तीनों नॉवलिस्ट हैं, एमिली ब्रॉन्टे, चार्लोट ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे। इन्होंने भी पेन नेम यूज़ किए थे। एमिली ब्रॉन्टे ने यूज़ किया था एलिस, चार्ल्स ब्रॉन्टे ने कुडर एंड एन ब्रॉन्टे ने एक्टन बेल, ये इन्होंने पेन नेम यूज़ किए थे। देन ब्रॉन्टे सिस्टर के इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट नॉवेल्स हैं, एमिली ब्रॉन्टे का है वुदरिंग हाइट्स, चार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर, एंड ब्रॉन्टे का है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल। विक्टोरियन एज के नॉवेल्स के बारे में और अगर देखें, हम थोड़ी सी डिटेल देखें, मेन रीडर्स हैं ना नॉवेल्स की, वो वुमेन्स ही हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन्स घर पे रहती थी, उनके पास फ्री ऑफ टाइम था, तो वो घर पे ज़्यादा टाइम होने की वजह से वो रीड कर लेते, क्योंकि लेंदी होते थे नॉवेल्स, उनका टाइम पास हो जाता था। इसलिए जो मेन रीडर है नॉवेल्स का वो वुमेन ही थी। जॉर्ज इलियट रोट एन एसे, उन्होंने एक एसे भी लिखा था, सिली नॉवेल्स बाय अ लेडी नॉवेल्स बाय अ सिली नॉवलिस्ट। ओके, ये उन्होंने ऐसे लिखा था। जेन आयर बाय चार्ल्स ब्रॉन्टे, जेन आयर वर्क है जो चार्ल्स ब्रॉन्टे का, उन्होंने अपने इस वर्क के चैप्टर नंबर 38 में लिखा, रीडर आई मैरिड हिम। तो ये जो लाइन है ना, रीडर आई मैरिड हिम, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इस समय पे विक्टोरियन एज के समय जो वमेन है वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, इंडिपेंडेंस शो करती है ये लाइन। बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दिस वर्क, ट्रेसी चेवलियर स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ स्टोरीज, तो ये सीरीज ऑफ स्टोरी भी शुरू की थी ये रीडर आई मैरिड हिम के नाम से। अब हम बात करेंगे एक और फेमस नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, थॉमस हार्डी के बारे में। 1840 टू 1928 ये उनका टाइम ऑफ पीरियड है। ये लेट विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। बहुत इन्फ्लुएंस थे ये रोमेंटिसिज्म से। वी विल फाइंड रोमेंटिसिज्म इन हिज नॉवेल्स। रोमेंटिसिज्म का इन्फ्लुएंस हमें इनके नॉवेल्स में और पोइट्री दोनों में देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर अपने आप को एज अ पोइट ही कंसीडर करते थे। इन्होंने ऑलमोस्ट 900 पोइम्स लिखी हैं, मगर जो ऑडियंस है ना, इन्होंने इनकी पोइट्री नहीं, नॉवेल्स को ज़्यादा पसंद किया थॉमस हार्डी के। इनके नॉवेल्स की बात करें, इनके फेमस नॉवेल्स हैं फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, टेस्ट ऑफ टी अर्बरविलीज, जूड द ऑब्सक्यूर। Many of his novels concern tragic characters struggling against their passions and social circumstances. इनके जो ज़्यादातर नॉवेल्स हैं जिसमें जो करेक्टर हैं, ट्रेजिक करेक्टर है, वो स्ट्रगल करता है अपने ही पैशन और सोशल सर्कमस्टांस के अगेंस्ट। अपने सभी जो नॉवेल्स हैं उनमें ये सेटिंग रखते हैं, फिक्शनल टाउन है वेसेक्स की, जो फिक्शनल है, यानी कि रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो जितने भी नॉवेल्स हैं लिखे हैं उन्होंने इस वेसेक्स की ही सेटिंग रखी है। ये थॉमस हार्डी एक पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट हैं, यानी कि ये निराशावादी हैं। ठीक है, निराशावादी हैं, इनके व्यूज़ ऐसे हैं। ओके,
There were so many writers who were not English, belonged to England, but they contributed in the development of English literature. यहाँ पे बहुत से ऐसे भी राइटर्स हैं इस एज में, इस टाइम में, कि वो इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करते, मगर फिर भी उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है. वो हैं जैसे जोसेफ कॉनार्ड हैं. जोसेफ कॉनार्ड 1857 to 1924 ये लाइफ स्पेन है. उन्होंने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी उन्होंने न्यूज़पेपर को रीड करके और कार्लियल को पढ़ के, जो कि एक प्रोज राइटर हैं. उनके फेमस नावल हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस, नोस्ट्रोमो, लॉर्ड जिम. ही रिप्रेजेंट कोलोनलिज्म एंड पोस्ट कोलोनलिज्म. उनके वर्क्स में हमें कोलोनलिज्म एंड पोस्ट कोलोनलिज्म देखने को मिलता है. चिनुआ एचेबे जो एक अफ्रीकन राइटर हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस को, क्योंकि वो बोलते हैं ये एक ब्लडी रेसिस्ट है. ब्लडी रेसिस्ट यानी कि इस वर्क में वो यानी कि जो अफ्रीकन लोग हैं, ब्लैक पीपल हैं, उनको घटिया दिखाया गया, इसलिए ओके इन्फीरियर दिखाया गया है. जॉन गॉल्सवर्थी ये 1867 to 1933 ये उनका लाइफ स्पेन है. ये भी लेट विक्टोरियन राइटर हैं. उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द फोरसाइथ सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टीज, स्वैन सॉन्ग. ये उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी. इसका एक पार्ट और होगा, दैट इज़ थर्ड पार्ट होगा, दैट विल बी थर्ड पार्ट ऑफ विक्टोरियन एज. तो उसमें मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट और इवेंट्स हैं, राइटर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. गॉड ब्लेस यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.